हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं यूपी पीसीएस 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ था हमारा, उसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या है, सीरीज़ ए के 1 से लेकर के क्वेश्चन 75 यानी कि 75 तक के क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर लिया था। आज इसका पार्ट 2 आया है, जिसमें हम क्या करेंगे, 75 यानी 75 से लेकर के जो 150 तक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर हमारा है, 75 तक हमने कर लिया था, तो अब है 76। इसमें क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास क्या है, ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड्स के लेखक कौन है। तो 76 का आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी। कौन है, अनुराधा राय। चलिए आगे चलते हैं। अगला है 77। 77 में क्या है, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। यहाँ पे सही पूछा है। तो जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में लिथियम के अनुमोदित क्या अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। तो आप जानते हैं कि पहले करंट अफेयर्स में काफ़ी चर्चा में था कि जम्मू कश्मीर से क्या है, लिथियम के भंडार मिले हैं। तो 77 का ए वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद में आता है, भारत के अनेक खनिज यथा लिथियम, निकिल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। तो बिल्कुल सही है, भारत क्या आयात पर भी निर्भर है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 77 का सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है। इसमें क्या है, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े क्या है, हेलीकॉप्टर का निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है। यानी कि 2023 जो फरवरी में सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का जो है उद्घाटन कहाँ पे हुआ था। तो 78 का हमारा हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा बी, क्या है, तुमकुर कर्नाटक में इसका क्या स्थान है। उसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार विजेता क्या है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की विजेता गीत कौन सा है, नाटू नाटू, जो क्या ट्रिपल आर मूवी का एक सॉन्ग है। के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार पूछा गया है। तो 79 इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा क्या, बी। कौन है इसका, जो है एम 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 क्या है, कीरावानी, एम कीरावानी जो है इसके रचनाकार हैं। उसके बाद में आता है हमारा 80। भारतीय जैव डेटा केंद्र किस राज्य में स्थित है। क्या भारतीय यानी कि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो है बीइंग स्थापित, यानी कि स्थापित कहाँ किया जा रहा है। तो आप जानते हैं कहाँ पे, हरियाणा में। भारतीय जैविक डेटा केंद्र यानी कि इंडियन इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है, हरियाणा में। जी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आगे आने वाले एग्जामों के लिए भी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला था हमारा क्वेश्चन नंबर 81। भारत के G20 प्रतीक, यानी कि जो हमारा भारत ने G20 की जो है, जो क्या कहते हैं, G20 की अध्यक्षता की थी, तो इसके बारे में पूछा गया क्या प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। तो बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्या है, प्रतीक चिन्ह के 7 पंखुड़ियों 7 महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करती हैं। तो दोनों आंसर इसके सही होंगे, यानी कि 81 का राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया था। तो इस समय करंट अफेयर्स का जे भी क्वेश्चन है, क्योंकि भारतीय नौसेना में एक पनडुब्बी थी, उसको शामिल किया था स्कॉर्पियन श्रेणी की। तो वह कौन सी है, तो यह पूछा गया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, 82 का हो जाएगा बागसीर, यानी कि INS बागसीर को जो है जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 83। क्वेश्चन नंबर 83 में है, इधर आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इधर इंग्लिश में दिया हुआ तो उसको चेक कर सकते हैं आप। हम क्या हिंदी वाला पढ़ेंगे। इसके बाद में चलिए देखते हैं। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित करने वाला देश कौन बन गया हमारा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है कानून पर क्या कानून करने वाला, किस पे, तंबाकू पर, धूम्रपान पर, यानी कि बीड़ी सिगरेट, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य क्या है, कब तक की धूम्रपान मुक्त करना चाहता है न्यूजीलैंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, 2025 तक। न्यूजीलैंड है, इसने क्या 2025 तक अपने देश को धूम्रपान मुक्त जो है करने का लक्ष्य रखा है। उसके बाद बता क्वेश्चन नंबर 84। जनवरी 2023 में किस देश क्या है, किस एयरलाइन
का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये भी हमारा क्या है, करंट अफेयर सही है कि नेपाल में जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो किस एयरलाइन का विमान था। तो इसका होगा क्या, यति एयरलाइन, यानी कि 84 का डी, यति एयरलाइन का जो था विमान था। ये सारे के सारे के करंट अफेयर्स हैं। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किस स्पेयर किस स्पेयर पुस्तक लिखी, किसने लिखी स्पेयर पुस्तक। तो 85 का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ए, यानी कि प्रिंस हैरी ने जो है स्पेयर पुस्तक लिखी है। उसके बाद में आता है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में क्या निधन हुआ है, निम्नलिखित में से किस कथनों में से कौन से सही है। वह जर्मनी के मूल निवासी थे, बिल्कुल सही है। और उन्होंने 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, यानी कि 600 वर्षों में वो इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, 1 और 2 दोनों। उसके बाद में आता है यस सी फिल्म महोत्सव 2023, क्या है, यस सी फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। तो एस के संदर्भ में क्या है, एस सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एस फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो बिल्कुल सही है। और उसके बाद में आता है एस फिल्म महोत्सव में एस देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। तो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, इसका भी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 88। 88 में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किसने, क्या है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। देख सकते हैं कि अभी जो करंट अफेयर्स वाला चल रहा है पोर्शन, तो आप करंट अफेयर्स को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस और जो स्टेट पीसीएस जितने भी क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम होते हैं उसमें करंट अफेयर्स की काफ़ी भूमिका होती है। और तो देखते हैं क्या, यानी कि 88 का क्या हमारा हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, क्रिस हॉपकिंस। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200वें सत्र में से 11वीं बैठक के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं था। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा, नहीं था। तो कौन नहीं था, तो 89 का हो जाएगा हमारा क्या, यानी वाराणसी था, ग्रेटर नोएडा भी था और आगरा भी था। तो कौन नहीं था, कानपुर नहीं था। तो 89 का हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। इसके बाद में था 90, नीचे दिया कथनों में से कौन सा कथन, यानी एक दिया उसके व्याख्या दी गई है। तो देखते हैं, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। तो बिल्कुल सही है। और चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता थी। हाँ, तो ये भी सही है, यानी कि जो जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 90 का ए। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 91। अब देखिए, डीकेन विश्वविद्यालय से पूछा गया है, डीकेन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा और से सही है। यह एक स्वतंत्र क्या परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। तो 91 का हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही है, यानी कि यह स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विश्वविद्यालय है। उसके बाद में इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। तो बिल्कुल गलत है, 91 का सेकंड वाला गलत है, यानी कि ये सही होगा। तो अगली बात में देखते हैं 92। 92 भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वर्क के लंदन बारो के मेयर की दूसरी बार चुना गया। तो ये भी सारा हमारा क्या करंट अफेयर्स के चर्चा में जो व्यक्ति रहते हैं उससे पूछा गया है। तो 92 का हो जाएगा हमारा बी, कौन है, सुनील चोपड़ा। और उसके बाद में तो क्वेश्चन नंबर 93, इसमें क्या है, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी। यानी कि किस देश ने जो था अपने देश में जो जन्मे 1 जनवरी 2005 के बाद जिन पुरुषों का जन्म हुआ है उसके लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा को अनिवार्य कर दिया है। तो 93 का हो जाएगा हमारा बी, यानी कि ताइवान ने ऐसा कदम उठाने वाला देश है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 94। 94 में बोला है 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की। तो किस देश ने ऐसा किया है, तो 94 का हमारा हो जाएगा बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कहा है कि वो क्या अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही के चिन्ह को हटाएगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 85 है क्या, 95 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर
फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपने सरकार के वित्त मंत्री कौन है, नदीम जहावी को हटा दिया गया। तो कौन सा इसका होगा, इसका होगा टैक्स स्कैंडल, यानी कि टैक्स जो है स्कैंडल के तहत उन्होंने अपने जो वित्त मंत्री को हटा दिया था। तो 95 का जेबी हमारा करंट अफेयर्स से ही है। तो आप देख सकते हैं कि यूपी बीसीएस में करंट अफेयर्स की भूमिका कितनी है। आगे देखते हैं जेबी क्या हमारा अगला है, साइंस एंड टेक्स है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है नोबल गैस नहीं है। तो नोबल गैस आप जानते होंगे कौन कौन सी होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे क्या हैं नोबल गैसेज हैं। तो क्या आर्गन भी है, क्रिप्टॉन भी है, और 96 के बाद में क्या है रेडॉन भी है। तो कौन सा नहीं है हमारा, एक्टीनियम नहीं है। एक्टीनियम क्या है, एक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स जो तत्व होते हैं उसी में क्या एक्टीनियम भी आता है। तो एक्टीनियम हमारा नहीं है, इसमें नहीं ही पूछा गया था। उसके बाद में 97 में क्वेश्चन है चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट्स की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, बी, यानी कि इंसुलिन जो है अग्नाशय से कौन सा होता है, इंसुलिन। और 97 के बाद में आता है 98 के किस प्रकार के टीका डिप्थीरिया से बचाता है। तो कौन सा है, टॉक्सॉइड, क्या है टॉक्सॉइड जो टीका है जो किससे बचाता है हमारा, डिप्थीरिया से बचाता है। उसके बाद में आता है 99, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 के संक्रमण के विरुद्ध किया गया, यानी कि ये सारी वैक्सीन दी गई हैं, इसमें से कौन सी वैक्सीन जो है mRNA का उपयोग करती है। तो mRNA कौन है, मॉडर्ना जो है mRNA का उपयोग करती है। यहाँ पे हम बता देते हैं कि क्या अधिकतम क्वेश्चन को जो है कोशिश कीजिए अधिकतम जो है सही हो। अगर कोई भी आपको लगता है कि क्वेश्चन में आंसर को मिस्टेक दिया गया तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं उसके बारे में, और अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में अपना बता सकते हैं, उसको सही कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो जैव विविधता सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा होगा, इसमें क्या है आनुवंशिक आत्मसात करना, या परभक्षियों पर नियंत्रण करना, या प्राकृतिक आवास का जो है विनाश, या फिर कीट का नियंत्रण। तो आप जानते हैं कि सबसे अधिक जो जैव विविधता का ह्रास होता है किससे होता है, प्राकृतिक जो उनके आवास का विखंडन होता है, इस कारण ही सबसे अधिक जैव विविधता की ह्रास होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 101, पौधों में जो है जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन होता है। क्या जल होता है, ऑक्सीजन होता है, एमिनो एसिड या भोजन। तो सबसे उपयोग कौन सा होता है, जल का उपयोग होता है, जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 102 में क्या पारंपरिक गैस ऊर्जा स्रोत है। क्या पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत वह हैं कौन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन है। तो है गैर पारंपरिक, क्या गैर नवीकरणीय या नवीनीकरणीय, विद्युत जनित या ऊष्मा जनित। तो 102 का हो जाएगा हमारा क्या है, नवीकरणीय जो है, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन है, नवीकरणीय ऊर्जा है। और परंपरागत कौन होगा, परंपरागत हमारा भाई होगा लोहा, क्या कहते हैं कोयला, लकड़ी, और ये सब क्या है जो गोबर के कंडे होते हैं, ये सब कार्य क्या हमारे क्या है परंपरागत है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 103 में बताया बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि BDO और CDO जो काफ़ी चर्चा में होते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसके बारे में देखते हैं क्या BDO, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के किसके लिए एक मानक का मापदंड है, यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, उच्च ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन की जांच के लिए, रक्त में ऑक्सीजन के स्तर का जांच के लिए, या वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन की संग्रहण करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, यानी कि जलीय पारितंत्र में जो है प्रदूषण की जांच के लिए BDO का इस्तेमाल किया जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया जलीय पौधों किसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इसमें पूछा गया जैव उर्वरक के रूप में किस जलीय पौधे को लाया जा सकता है। तो हम जानते हैं सीधा सा आंसर होगा इसका क्या, एजोला जो है एक वायु उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 105 में देख लेते हैं, इनमें से किसे
हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। लेकिन जानते हैं आप नॉर्मल सा है कि नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NN2O, इसे क्या कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो 105 का क्या हो जाएगा हमारा बी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, समुद्री शैवाल किसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो आप जानते हैं समुद्री शैवाल किसके लिए, आयोडीन के लिए होते हैं। 106 का ए, यानी कि आयोडीन के मुख्य स्रोत हैं। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी पौधा कौन सा है, निक्टोथियस, एक निक्टोथियस, निक्टोयान या निलम्बो और या फिर नेपथीसिया। तो 107 का हो जाएगा हमारा क्या, नेपथीसिस, यानी कि राइट ऑप्शन होगा हमारा डी वाला। उसके बाद में आता है मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, यानी कि आप जानते हैं सिंपल सा क्या है, 4 होते हैं। तो 108 का क्या हो जाएगा हमारा ए। उसके बाद में आता है 109। 109 में क्या दिया, 2022 में विश्व के ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारत का स्थान किस स्थान पे था। तो जेबी करंट अफेयर्स हमारा क्या है 100, यानी कि 109 का हो जाएगा हमारा 10वें स्थान पे था। और 109 के बाद में था 110। 110 में क्या है, किस भौगोलिक इकाई को जो क्या पानी का इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी को छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं। तो आप उसे जानते हैं क्या, उस भौगोलिक क्षेत्र की इकाई को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जल विभाजक। यानी कि 110 जो क्या है, किसी जलीय इकाई को इकट्ठा करना, भंडारण करना या फिर उसके क्या है, इकाई को बांटना, उसे क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। 110 का ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए हम इस क्वेश्चन का लगातार हम पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं और क्या सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चन पे अपने फोकस रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 चलिए चलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है, जल रोकथाम अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। आप जानते हैं क्या, 1974 को ही जल प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम पारित किया गया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो वो आया था 1972 को। और हमारा जो है जनजाति के लिए कब आया था, 2006 में आया था। और उसके बाद में क्या है, एक आता है हमारा क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो एक जो आता है 1962 में आया था एक। और एक हमारा आया था क्या, जो है NGT के लिए, NGT का जो है वो हमारा क्या 2010 में आया था। और एक आता हमारा, एक और बता देते हैं कानून है, एक हमारा जैव विविधता यानी कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एक्ट है। एक मिनट, क्या बायोडाइवर्सिटी एक्ट, वो कब है, 1992 में आया था। और एक आया था हमारा कार्टेजना प्रोटोकॉल कब आया था, 2000 में आया था। और नगोया कब आया था, नगोया जो हमारा आया था 2010 में आया था। तो आप इन सभी कानून को याद रखिएगा। तो इसको हमने क्या बता दिया एक साथ में। चलिए यहाँ पे साफ कर देते हैं इसको, इन सभी कानून को आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा था क्वेश्चन नंबर 12, 112। ये वाला हमने बता दिया क्या है, 111 क्या होगा, 1974। उसके बाद में लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन है, लेटिस वैसे है, यहाँ पे क्या लिखा, लेटिस या फिर लोटिक। तो लोटिक का क्या हो जाएगा हमारा 12 का सी, यानी कि नदी, यानी कि जो बहता हुआ था उसे लोटिक कहते हैं। और जो एक होता है स्थिर, उसके लिए भी एक शब्द आता है, उसे लेमिटिंग कहते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 113 में क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी की स्थिति कहाँ पे है, जामनगर में। तो ये कहाँ पे हमारा 113 का हो जाएगा बी, जो कहाँ पे स्थित है, जामनगर, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी जामनगर में स्थित है। उसके बाद में आता है निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है। तो प्राकृतिक रेशम का घटक कौन है, जानते हैं क्या, जो है नाइट्रोजन। तो 114 का हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि प्राकृतिक रेशे जो होते हैं उसे क्या नाइट्रोजन ही होता है उसमें ज़्यादातर। उसके बाद में था क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या बताया गया, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, मरुस्थली जानते होंगे क्या, मरुदमद, एक मिनट, मरुदी मध्य जानवर, यानी कि जो क्या रेगिस्तान में रहते हैं। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 116, यहाँ पे सुमेलित करने वाला है, तो आप मिलाइएगा क्वेश्चन को।
वीडियो को पॉज करके आप क्या कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। नीचे देखिए सूची 1 और 2 को मिलाना है। डेंगू कहाँ से, डेंगू किससे होता है? डेंगू क्या विषाणु से होता है, आप जानते होंगे। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट हो जाता है, मिस्टेक हो रही है। मलेरिया किससे होता है हमारा? मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। और क्या है 116 में? 116 का सीधे बी देख लेते हैं। क्या ए का हमारा हो जाएगा 4, ये विषाणु से। और डेंगू हमने कहाँ बताया था? डेंगू हमने बताया था विषाणु से, तो बिल्कुल सही मिला था। उसके बाद है फीपा, क्या है? फील पाँव, जो क्या है कृमि से होता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 117। क्यों क्या है क्वेश्चन का गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या चेक कर लेते हैं एक बार आंसर को फिर से। तो अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 17। पोषक स्तर बनते हैं, तो पोषक स्तर किससे बनते हैं? तो पोषक स्तर बनते हैं हमारे खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। तो पोषक स्तर हमारे किससे बनते हैं? खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, या केवल पौधों से, केवल जंतुओं से, केवल मांसाहारियों से? आप जानते हैं कि खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। उसके बाद में था क्वेश्चन नंबर 118। 118 में राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक जैव विविधता, क्या आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय उद्यानों में? तो वो इन सीटू संरक्षण होता है, एक्स सीटू होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, जीन पुल। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है? इन सीटू है, तो इन सीटू हो जाएगा, यानी कि 118 का ए। उसके बाद में आता है भारत के किस भाग में हंगुल, क्या है? हंगुल है, हिरण है। हिरण कहाँ पाया जाता है? हंगुल हिरण कहाँ पाया हमारा? जो है हमारा जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। कश्मीरी स्टेक भी इसे कहते हैं हंगुल को ही। इसके बाद में था क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, यानी कि जो है क्या जैव निम्नीकरण जिसे कहते हैं, वो क्या है, कौन सा नहीं पूछा है? तो क्या हो जाएगा? घरेलू अपशिष्ट तो है, मल पदार्थ भी है, मूत्र भी है, और कीटनाशक, यानी कि कीटनाशक में ही ऐसे कुछ होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। तो 120 का हो जाएगा हमारा डी। और उसके बाद में 100 क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 100 नंबर 21, 121 जी केंद्रीय बजट से पूछा है। केंद्रीय बजट यानी कि 23-24 में कुल व्यय में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो यानी कि यहाँ पे प्रतिशत दिया गया और पूछा गया कौन सा सही नहीं है। तो ब्याज के भुगतान में क्या 20% का क्या होता है? बिल्कुल सही है। और रक्षा व्यय में क्या 8% का इस्तेमाल हुआ था? तो 121 में क्या रक्षा व्यय पे 8% बिल्कुल सही है। उसके बाद में कर एवं शुल्कों में राज्यों की भागीदारी की 18% थी। यहाँ पे याद रखिए क्या बजट 23-24 की बात हो रही है, तो 18% ही सही, बिल्कुल सही है। उसके बाद सब्सिडी पे क्या 9% था, तो जे वाला क्वेश्चन यानी कि डी वाला गलत है, और इसमें गलत ही पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। 122 में भी क्या मिलान करने वाला है? इसमें देखिए सूची 1 और 2 को मिलाइए, यानी कौन सा सही है। यहाँ पे जनसंख्या का सिद्धांत और जनसंख्या के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला, तो पहला है, सीधे इसको देख लेते हैं। 122 का क्या हो जाएगा हमारा? सीधे ए बता देते हैं, इसमें क्या मैच कर लेते हैं। ए का 3, यानी कि ए का 3 जो है हमारा कहाँ पे जाएगा? 1 मिनट, ए का 3 में, तो ए को मिलाइए 3 में, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत। उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत किसने आया था? एडविन केनन ने। उसके बाद में जनसंख्या, उसके बाद में बी का हमारा आएगा 4 में, तो बी कहाँ पे आया हमारा? 4 में, हेनरी जॉर्ज ने, यानी कि सामाजिक अपयोजन का सिद्धांत किसने किया था? हेनरी जॉर्ज ने। उसके बाद में हमारा सी का 1, तो सी का हमारे मिलाइए 1 में। और जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत किसने किया था? थॉमसन ने, तो थॉमसन ने किया था। उसके बाद में जनसंख्या और खाद्यान्न आपूर्ति का सिद्धांत किसने किया था? माल्थस ने किया था। तो सारे जनसंख्या के सिद्धांत हैं, उसको आप याद कर लीजिए। कई क्वेश्चन यानी कि कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको याद होंगे तो अच्छी बात है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या जनसंख्या और खाद्यान्न आपूर्ति का सिद्धांत किसने किया था? किसने? माल्थस ने। और जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? वो थॉम्पसन ने किया था। सामाजिक अप समायोजन का सिद्धांत जो किसने दिया था? हेनरी जॉर्ज ने दिया था। और उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? एडविन केनन ने दिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। संसाधन के उपयोग एवं भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं हम? 123 का हो जाएगा हमारा सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद में 23 के बाद में क्वेश्चन नंबर 24।
निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है? देखिए क्वेश्चन, यही क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया गया है। लक्ष्य नहीं है जिसे 2023 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि लैंगिक समानता भी है, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई भी है, शून्य भुखमरी भी है, लेकिन क्या रक्षा क्या अंतरिक्ष अनुसंधान जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं आता। तो 124 का हो जाएगा हमारा डी वाला। तो 124 का डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में दिया गया नीचे दिए कथन और कारण बताना है कौन सा सही है, सही सम्मिलित नहीं है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। क्या आप जानते हैं कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से पर्यावरण का संतुलन बनता है? तो आर वाला तो बिल्कुल गलत है। तो आप देख सकते हैं कि 125 में हो जाएगा सी वाला। जब आर गलत हो गया तो कोई आगे देखने की जरूरत नहीं, क्या सी वाला आर गलत है परंतु ए सत्य है, तो सही है। यानी कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। यानी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पहला दूसरे का विरोध कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि अगर आर गलत है तो ये तो सही है ही। तो उसके बाद में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। 126 में दिया गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022-23 का क्या विषय था? तो गरीबी समाप्त करने के लिए बच्चे और उनके परिवारों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक साथ काम करना क्या था? या व्यवहार में सभी के लिए गरिमा गरीबी को बिना दुनिया के वैश्विक कार्यों में तेजी लाना, क्या गरीबी के बिना दुनिया के वैश्विक कार्यों में तेजी लाना, गरीबी और भेदभाव समाप्त करने के लिए एक साथ आना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी वाला 126 का बी, यानी कि व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। उसके बाद बताया क्वेश्चन नंबर 127। आर्थिक विकास में मानव संसाधन के योगदान के संदर्भ में कौन से सही हैं? तो आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव या जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो आप जानते हैं कि दोनों एक दूसरे पर प्रभाव तो डालेंगे ही। तो क्या होगा हमारा क्वेश्चन 127 का सी। यहाँ पे क्या कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आता तो फिर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्थिक विकास अगर बढ़ेगा तो जनसंख्या पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, या फिर अगर जनसंख्या पर अगर कोई वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास पर भी उसका प्रभाव पड़ना जायज़ बात है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 128। 128 में क्या है, भारत की जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो आप जानते हैं कि 1971 में। क्या लॉर्ड रिपन ने, उसके बाद में लॉर्ड मियो ने, यानी कि रिपन 1971 में और मियो ने 1881 में। यहाँ पे 1871 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। जे भी मिलाने वाला है, सूची 1 और 2 को मिलाइए। यहाँ पे भी क्या, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि SDG से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया। 10 हमारा किसका है, यानी कि आप देख सकते हैं 13 पहले मिला देते किससे, जलवायु परिवर्तन से हमारा, तो 13 जलवायु परिवर्तन से हो गया। 14 किससे है, ज़मीन पे। 14 कहाँ पे है, एक मिनट, 10 वाला मिला देते हैं। 10 वाला क्या, असमानताओं को कम करना, यानी कि आप देख सकते हैं कि बी का ए कहाँ पे है, बी का ए कहाँ पे है हमारा, बी का 1। तो आप सीधे देख सकते हैं बी का 1 मिलाने से ही हमारा सीधे आंसर मिल गया। अगर आपको सारे नहीं आते हैं फिर भी आप सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 129 का हो जाएगा हमारा डी। 129 का डी, यानी कि ए का 3 का मतलब है 13 जो हमारा है जलवायु परिवर्तन से है, और बी का 1 का मतलब है कि जो बी का 1 जलवायु परिवर्तन से है, और 10 वाला जो असमानताओं से है, और SDG जो 14 है, 14 किससे हमारा, पानी के नीचे जीवन से, और SDG जो 15 है हमारा है वो क्या है, ज़मीन पर जीवन से है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्या है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? क्या है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। 130 का हो जाएगा हमारा बी, यानी कि गुन्नार मॉडल ने क्या है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक लिखी है। उसके बाद में था क्वेश्चन नंबर 131, जहाँ पे क्वेश्चन क्या फैक्चुअल है तो उसको आपको याद करना ही पड़ेगा, तो आप उसको याद करते चलिए और समझते चलिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना हो, कैसे अटैम्प्ट करना है। तो जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा देखा था, इसको देखा था, आप देख सकते हैं कि इसको कितना
सिंपली देखने में कितना बड़ा है पर क्या कितने सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरीके से सॉल्व करिए। लेकिन अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमारा है तो ये याद करने वाला है, तो आपको अगर याद है तो आप तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक या फिर आप कोई भी मतलब समझाने वाला तो है नहीं, तो आप क्या इसको याद करना ही सिंपल ही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 131 का है जननी सुरक्षा योजना। आप यहाँ पे क्या यानी कि जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में अगर आपने पढ़ा है तो क्या है, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस जननी से आप समझ सकते हैं कि माता का यानी कि जो गर्भवती माताएं होती हैं उसके बारे में होगा। तो क्या है, मातृ मृत्यु दर को तथा नवजात मृत्यु दर को कमी लाना। तो आप इसका क्या होगा, डी। तो 131 का हो जाएगा हमारा डी। इसके बाद में 132 में क्या है, 132 में रियो शिखर सम्मेलन 1992 या फिर एजेंडा 21 संबंधित है। किससे संबंधित है, तो पर्यावरण से तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रदूषण से भी नहीं है, तो किससे हमारा सतत विकास है। तो 132 का हो जाएगा हमारा ए। तो 132 का ए। आप देख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG से अभी तक कितने क्वेश्चन बन चुके हैं, करीब 3 से 4 क्वेश्चन हमारे SDG से ही उठा लिए गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 धारणीय विकास। अब जब भी देखिए SDG से ही संबंधित क्वेश्चन यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही क्वेश्चन पूछिए। धारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक धारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। देख सकते हैं कितना बड़ा स्टेटमेंट है। तो 133 का एक तो बिल्कुल सही है। उसके बाद वैश्विक संधारणीय विकास हर तिमाही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनर्वित करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हमारा दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो 133 का हमारा होगा यानी कि केवल एक सही है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 134 दिया मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो मानव विकास रिपोर्ट भारत में श्रेणी 2020 में 130 से उन्नीत होकर यानी कि 2022 में 132 पे हो गया। और मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में क्या था, यानी कि यहाँ पे 2020 में क्या है 130 से 2022 में 132 गिर गया है। आप देख सकते हो दोनों को क्या है उल्टा दिखा दिया गया एक साथ। तो 134 का क्या हो जाएगा हमारा बी वाला होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता था। तो 100 क्या हो जाएगा हमारा बी वाला, यानी कि गिरावट आई है। उसके बाद में आता है 135 में क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधन का न्यूनतम क्षरण हो, इस किस प्रकार का विकास कहलाएगा। तो 135 का क्या हो जाएगा सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG से लगभग यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन SDG से ही उठा लिया गया इस बार क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हैं कि आपने अगर पीछे देखा हो 7-8 क्वेश्चन हम क्या SDG से ही सॉल्व कर चुके हैं। तो कितने ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इससे बन सकते हैं, और टफ भी बने हैं कुछ। तो देखिएगा आगे चलते हैं। योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है जो हमारा यहाँ पे दिया है PM गति शक्ति योजना, जो उस समय काफ़ी चर्चा में थी योजना। तो PM गति शक्ति योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। PM गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। क्या 136 का बी सही है। तो इसे 2022 में किया तो गलत है। और उसके बाद में आता है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजन कौन कौन से हैं, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधनों, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं में PM गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। तो बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा इसका सही होगा। 36 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी नहीं है। तो खेती है, नौकरी, परिवहन या स्वैच्छिक सामाजिक सेवा। आप जानते हैं स्वैच्छिक सामाजिक सेवा क्या नहीं होगा। तो 137 का सी वाला, ये दोनों हैं और जे वाला भी है। इसके बाद में था 138 के संबंध में क्या है, बजट के बारे में पूछा गया। 138 में पूछा है
कि संघीय बजट 22 क्या 2023-24 के योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में कौन सा सही है। यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत की कटौती की गई है। तो आप जानते हैं कि हाँ, कटौती तो की गई थी पिछली बार। तो उसके बाद में क्या काफ़ी चर्चा में था ये, यानी कि काफ़ी बवाल भी हुआ था इस पर, और न्यूज़ मीडिया में भी काफ़ी चर्चा में था कि क्या मनरेगा पर आवंटन की कटौती की गई है। उसके बाद में 138 के बाद में आता है पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि की गई। तो ये वाला गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, 138 का ए। चलिए आगे देखते हैं। भारत में जनसंख्या स्थायी थी का लक्ष्य किस वर्ष को निर्धारित किया है। तो आप जानते हैं कि 139 का है 2045 तक। यानी भारत का लक्ष्य है 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना, स्थायित्व देना। तो 139 का, वैसे क्या 139 का 145 होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो आप चेक कर लीजिएगा इसको फिर से। 139 का बी नहीं, यहाँ पे क्या ए आना चाहिए, लेकिन बी दिखा रहा है यहाँ पे, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। 140 है केंद्रीय बजट 22 क्या केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है। इन राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो कौन सा 140 में क्या है, राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया क्या, GSDP को 3.5% राजकोषीय घाटा की राज्यों की अनुमति है। तो यानी कि इस वाला हमारा बी वाला सही है। उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा 5.5% नीचे रखने का लक्ष्य, ये भी गलत है। और अनुमान क्या है, 55 लाख करोड़ रुपए खर्चा आया बजट के अनुमान, तो कुल भी गलत है। तो 140 का क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 140 का राइट ऑप्शन होगा बी। आगे देखते हैं। सेवा के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जुलाई 2022 में क्रेडिट ग्रोथ सर्विस 16% से ऊपर थी, या 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं के बदलने के लिए की गई थी। फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार का लगभग 2/3 हिस्सा अपना स्थान रखेंगे। या PMI सर्विसेज में 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया। तो इसमें से कौन सा सही होगा हमारा, सी वाला, यानी कि फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक की भारतीय ई कॉमर्स बाजार में क्या 2/3 अपना हिस्सा रख सकते हैं। ये का हमारा यहाँ पे पूछा गया था, सही नहीं है, तो ये हमारा गलत है, यानी कि ये वाला गलत है। बाकी ये यानी कि 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा की गई है 2022 तक, क्या 16% सर्विसेज में ऊपर हो सकता है, और ये वाला डी वाला भी सही है। उसके बाद में था क्वेश्चन नंबर 142, निर्धनता के प्रकार। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार हैं। क्या पूर्ण निर्धनता, सापेक्षिक निर्धनता, व्यक्तिपरक या प्रकार्यात्मक निर्धनता। तो 142 का क्या हो जाएगा हमारा 142 का हो जाएगा बी। यानी कि पूर्ण भी होता है, सापेक्षिक होता है, व्यक्तिपरक भी होता है, लेकिन क्या प्रक्रियात्मक निर्धनता नहीं होता, यानी कि फंक्शनल पॉवर्टी कोई नहीं होता। तो 142 का हो जाएगा हमारा बी वाला। उसके बाद 143 क्वेश्चन नंबर का निम्नलिखित में से कौन सी योजना और वर्ष सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखा करिएगा, क्या सही पूछा या गलत पूछा गया, क्योंकि इससे पता लगा क्वेश्चन आपको आता हुआ हो फिर भी आप गलत कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन में यही मिस्टेक होने वाली थी जो हमने देख ली थी। 143 का है। 143 में क्या दिया है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना का भी 2014 में हुई, तो सही है। और आता है क्या रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 में आई, ये भी सही है। संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में आई, ये भी सही है। क्या तीसरा यानी कि सी वाला गलत है, ये 2015 में नहीं आई थी। उसके बाद में आता है 144 में क्या निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो कौन कौन सी योजना जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 144 में
अनूठी उपहार योजना, केवल एक योजना ही क्या उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बाकी सारी की सारी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो इसका हो जाएगा हमारा ए, 144 का ए। उसके बाद हम 145 में निम्नलिखित में से कौन सा से क्या निम्नलिखित में कौन सा कार्य केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, यानी कि कौन सा जो है केंद्र का नहीं है पर उत्तर प्रदेश सरकार का है। तो 145 का हमारा हो जाएगा गंगा एक्सप्रेस वे, जो क्या उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो 145 का सी। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, ये भी भारत सरकार की है, पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना ये भी है, मनरेगा भी केंद्र सरकार की है। 146 क्या है, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेफ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो अब यहाँ पे पुस्तक के अगर लेखक याद है आपको तो आप सिंपली कर सकते हैं, वरना नहीं आता तो कौन होंगे इसके, विमल जालन इसके लेखक हैं। उसके बाद में बताया 147 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस, आप जानते हैं वेटलैंड दिवस कब होता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो 147 का हो जाएगा हमारा डी। उसके बाद में 148 सामाजिक, 148 में क्या 148 है, विश्व सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रकाशित कौन करता है। विश्व सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो अगला है हमारा मध्याह्न भोजन योजना कब आई थी। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष में क्या है पुनर्निर्मित कर दिया गया था। तो 149 का हो जाएगा हमारा डी, 149 का डी। तो यानी कि 2021 में क्या है मध्याह्न भोजन को राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना में सम्मिलित कर दिया गया था। उसके बाद में 150 यानी कि लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट के विभाग 2023-24 के अनुमानित आवंटित राशि सही सम्मिलित है। तो क्या स्वास्थ्य में, यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य शोध विभाग और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो कौन सा सही सम्मिलित है। तो 150 का हमारा हो जाएगा ए, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय को 89,155 करोड़ का आवंटन किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि हमने 75 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक सभी को सिंपली सॉल्व किया। हमने क्या अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सारे के सारे क्वेश्चन को सटीक आंसर दिया जाए। फिर भी अगर कोई मिस्टेक अगर आपको लगती है तो उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह अगर वीडियो देखना है तो क्या है इस तरह वीडियो को लाइक कीजिएगा। और क्या है इस तरीके की वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए धन्यवाद।